नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। जल सुराज अभियान के तहत पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी भितिहरवा आश्रम से जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है, करीब करीब आज उसके 15 महीने हो गए हैं। पिछले 1 महीने से मैं आपके जिले मधुबनी में हूँ। इस पदयात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए हम मधुबनी आए हैं और 29 तारीख तक मैं मधुबनी में हूँ। 29 तारीख को हम यहाँ से दरभंगा जाएंगे। पदयात्रा के दौरान जो मैंने मधुबनी में देखा, समझा, वो आपसे कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं और पूरे बिहार का भी अभी तक का जो अनुभव रहा है उस पर भी एक संक्षिप्त मैं टिप्पणी करूंगा, फिर आपके सवाल ले लेंगे। सबसे पहले तो जो पदयात्रा का उद्देश्य है वो 3 उद्देश्य है। पहला, मेरा अपना जो सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, बिहार को जितना मैंने जानने समझने की कोशिश की, मेरा अपना मानना है कि बिहार में अगर आमूल चूल परिवर्तन, सुधार लाना है तो किसी एक दल के राजनीति में, चुनाव में जीतने हारने से बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ के लोग जो देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार हैं, वो 5 बरस अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, उस पर हल्ला हंगामा करते हैं, गुस्सा इजहार करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो अपनी समस्याओं को छोड़कर मूलतः 4 बातों पर बिहार में वोट पड़ता है। पहली बात कि हमारी जाति क्या है और हमारे जाति का उम्मीदवार कौन खड़ा है। दूसरी बात, धर्म की बात जो है, हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद के नाम पर। और ये मैं आंकड़े के साथ आपको कह रहा हूँ क्योंकि कई बार पत्रकारों को भी लगता है कि बिहार में हर चीज राजनीति में जाति के आधार पर ही होता है। इस बात में सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता तो नरेंद्र मोदी जी को तो बिहार में वोट ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जाति का तो यहाँ कोई नहीं रहता है। तो मेरा अपना आकलन ये है कि यहाँ एक बड़ा वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट करता है, लेकिन करीब करीब उतनी ही संख्या में लोग धर्म के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर भी वोट करने वाले हैं। तीसरा एक वर्ग है जो यहाँ पर लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है, और चौथा जो यहाँ के मुसलमान हैं जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। बिहार की समस्या का मूल कारण, जड़ जो है वो यही है कि यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करते हैं, इन 4 चीज पर ही वोट करते हैं। इसीलिए पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया, समझाया जाए कि जब तक आप अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार में सुधार की संभावना नहीं हो सकती है। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों का कहना है कि भैया अगर हमको अच्छे आदमी को वोट देना भी है, अपनी समस्याओं पर वोट देना है, तो हम वोट किसको दें, हमारे पास विकल्प नहीं है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि समाज की मदद से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनाना चाहते हैं। और तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की समझ में बात आ जाए, उनके सामने एक सही विकल्प मिल जाए, उसको वो लोग चुन भी दें, तो भी बिहार में विकास संभव नहीं है जब तक उन लोगों के पास बिहार के विकास के लिए एक सोची समझी योजना ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के 8,500 पंचायतों का, हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बने। जब मैं 1 महीने 1.5 महीने एक जिले में रहता हूँ तो हर एक पंचायत का यहाँ वहाँ की जमीनी स्थिति को समझकर उसकी एक योजना बनाई जाती है। वहाँ सड़क कैसे बनेगा, बिजली कैसे सुधरेगा, पानी कैसे सुधरेगा, वो तो है ही। साथ में हर पंचायत में 3 जो बातें हैं कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी कैसे की जाएगी, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और वहाँ होने वाले खेती किसानी को बेहतर कैसे बनाया जाएगा। इन 3 बातों पर पूरे पंचायत की योजना बनाने के बाद ही हम लोग मधुबनी को खत्म करेंगे, बाहर जाएंगे। अब अभी तक इन 3 उद्देश्यों के साथ जो पदयात्रा हमने करी है, उसमें करीब करीब 4000 गांवों में हम पैदल चल कर गए हैं। जो हमने देखा उस पर मैं टिप्पणी करूं, उससे पहले मैं मधुबनी के बारे में 2-4 बातें बताना चाहता हूं।
मधुबनी बिहार का 7वां सबसे गरीब जिला है। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपये, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34,000 रुपये और मधुबनी में प्रति व्यक्ति आय है 22,000 रुपये। तो जब मधुबनी में आप आते हैं, कई लोग बताते हैं कि भैया ये विद्वानों की जमीन है। मैं गांव-गांव में घूम कर कह रहा हूं कि ये विद्वानों की जमीन कभी थी, आज ये मजदूरों की, गरीबों की जमीन है। ये सबसे 7वां सबसे गरीब जिला है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो अन्य जिलों के मुकाबले, खासकर पलायन और कृषि की उत्पादकता जो है वो बिहार में सबसे कम है। गेहूं प्रति एकड़ जो यहाँ पैदा होता है वो बिहार के जिलों के मुकाबले भी मधुबनी में सबसे कम है। मधुबनी की एक और विशेषता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जलकर है। 31,000 एकड़ जमीन यहाँ पर, जहाँ पर पानी है। ये मधुबनी की सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मधुबनी में कुल 2,23,000 हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य, उसमें 31,000 एकड़ जमीन है जो जलकर है और उस जलकर का यहाँ पर 85%, मतलब 31,000 एकड़ जो जमीन है उसमें 85% जमीन जहाँ पानी लगा हुआ है वहाँ पर कोई काम व्यवसायिक या आर्थिक उपयोग का में नहीं लाया जा रहा है। तो मधुबनी की परेशानी की, गरीबी का एक बड़ा कारण जल का उपयोग न होना, जलकरों का उपयोग न होना है, जो क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। जो आप मछली मखान की बात करते हैं वो उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है, जलकर बहुत है, तालाब पोखरे बहुत है, लेकिन रख रखाव के अभाव में जब सब वो बर्बाद हो गया है। 85% जलकर बिल्कुल व्यावसायिक एक्सप्लॉयटेशन के काम में नहीं लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मधुबनी में एक जो और बड़ी समस्या है, जो बाढ़ और जल जमाव की, उसकी वजह से भी गरीबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब पूरे बिहार में जो अभी तक हमने देखा और जो मधुबनी में भी कॉमन है, 3 जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में दिखी, जो मधुबनी में भी दिखी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है हमारी नज़र में बेरोजगारी और पलायन। अब आप ये कहिएगा भैया इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? ये तो सबको मालूम है कि बेरोजगारी पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब हम लोगों ने पदयात्रा की तो इस बेरोजगारी और पलायन के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की समझ और इन समस्याओं की विकरालता को देखा हमने। गांव के गांव जहां पर बाढ़ नहीं भी आता है, उन गांवों से भी 40 से 50% युवा बाहर चले गए हैं। और पलायन यहाँ पर सिर्फ गरीबों का मामला नहीं है। कई बार हमको आपको लगता है कि जो गरीब आदमी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है। पलायन से यहाँ पर समृद्ध परिवार भी उतने ही इफेक्टेड है। जो गरीब आदमी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई और नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो हर आदमी को जाना है। इसका एक सामाजिक पहलू ये है कि गांव में आपको बुजुर्ग मिल रहे हैं, 70 से 80% महिलाएं मिल रही हैं और छोटे बच्चे मिल रहे हैं। नवयुवक नौजवान गांव में है ही नहीं। और लोगों ने करीब करीब इसको जीवन की सच्चाई मान लिया है। परिवार की जो एक परिकल्पना है, माता पिता बाल बच्चे पति पत्नी साथ में रहने का, वो परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। मैं गांव में जाता हूं, लोग बताते हैं कि भाई ये 15 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर चल रहे हैं। उनको इस बात का खुद का एहसास नहीं कि उनके परिवार के लोग जीवन भर साल में 11 महीना बाहर ही रहते हैं। उनको अपने पति के साथ, बच्चे के साथ, पिता के साथ रहने का सुख नहीं है। यही हाल कमोवेश बेरोजगारी का भी है। बेरोजगारी सिर्फ यहाँ पर गरीबों का मामला नहीं है। जो समृद्ध परिवार हैं, जो बड़े किसान हैं, व्यवसायी हैं, वो भी रास्ते चलते हमको मिलते हैं और लोग 15,000 20,000 रुपए के नौकरी के लिए भी हाथ जोड़ने को तैयार हैं। जिसके पास 20 बीघे जमीन है, जो सो कॉल्ड यहाँ पर जमींदार है, वो भी अपने बच्चों के 20-25 हजार रुपए नौकरी के लिए भी लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया कहीं नौकरी लगा दीजिए। तो बेरोजगारी और पलायन ये समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। और मधुबनी में मुझे लगता है कि अभी तक जो मैं 11 जिलों में गया हूँ, सीतामढ़ी शायद इससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन सेकेंड वर्स्ट 11 जिलों में मैंने मधुबनी की हालत देखी जहां तक पलायन का मामला है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, ये करीब करीब सब आदमी जानता है, इसमें नई कोई बात नहीं है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी बिहार में कभी नहीं थी, लेकिन हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, साइंस कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन हर प्रखंड में, जिले में एक दो विद्यालय के बारे में लोग बताते हैं कि ये विद्यालय भैया अच्छा था, यहाँ से पढ़कर लोग IAS IPS बनते थे, डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। नीतीश कुमार के राज में पिछले 15-20 सालों में ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में जो व्यवस्था थी उसको भी बर्बाद कर दिया गया। कई लोगों को, आपको, हमको ये लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता एक बहुत बड़ा मामला है, उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है। मैं मानता हूं कि ये सही बात नहीं है। अगर सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है? कुछ लोग बताते हैं भैया खिचड़ी बट रहा है इसलिए व्यवस्था खराब हो गई। नहीं, अगर खिचड़ी बट रहा है तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ इसलिए खराब हुई है कि पिछले 15, 20, 25 वर्षों में शिक्षा समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं से हट गया है। सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, समाज की नजर में भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो खिचड़ी बांटने का, साइकिल बांटने का या डिग्री बांटने का सेंटर बन गया है। जिनको बच्चों को पढ़ाना भी है वो भी सरकारी विद्यालयों में उन्होंने नामांकन कराया है ताकि खिचड़ी मिलता रहे, साइकिल, पोशाक का पैसा मिलता रहे। पढ़ाने के लिए वो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराया हुआ है। अभी ये जो एक अधिकारी पाठक जी के कहने पर नई व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका भी जमीन पर कोई बहुत सकारात्मक असर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। लोग गांव देहात में जरूर बता रहे हैं कि शिक्षकों में डर का माहौल है, शिक्षक विद्यालय में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कम से कम मुझे विद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति सुधरती हुई नहीं दिखी। इसका एक दो और गलत चीज भले मुझे देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बालिकाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो बता रही कि खासकर मधुबनी के इर्द गिर्द जो कॉलेज में अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया कि अगर आप 80% आपका अटेंडेंस नहीं होगा तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब बच्चियां ये बता रही हैं कि उनको अपने गांव से कॉलेज आने जाने में करीब 150 से 200 रुपए प्रतिदिन का खर्च है, और घर वाले ये कह रहे हैं कि भैया इतना पैसा तो दे नहीं सकते हैं, नाम कटाना है तो कटा लो। तो कई बार जब अधिकारी पटना में बैठकर निर्णय लेते हैं उनको समझ में नहीं आती है कि जमीनी हकीकत इससे कितना अलग है। निर्णय तो ठीक लिया गया है कि 80% अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन उसका कुपरिणाम ये है कि हजारों की संख्या में गरीब परिवार के बच्चे जिनके पास कॉलेज आने का आर्थिक साधन नहीं है, उनके पास गाड़ी व्यवस्था नहीं है, वो नाम कटाकर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। मेरी समझ से शिक्षा व्यवस्था खराब होने के पीछे समाज और सरकार की उदासीनता है, और ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में जो विद्यालय खोले गए हैं वो उसके पीछे कारण है। नतीजा ये हुआ है कि हर गांव में विद्यालय के नाम पर बिल्डिंग खोल दिया गया। जहां भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो कुल मिला जुला कर गाँव देहात में लोगों का मानना ऐसा है कि बिहार में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, विद्यालय जो है वो खिचड़ी बांटने का सेंटर है, और कॉलेज जो है वो डिग्री बांटने का सेंटर है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के राज में बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होकर एक अच्छी व्यवस्था आ जाए तो संभव है कि सड़क बन जाएगा, संभव है कि जलकर का उपयोग ठीक होने लगेगा, कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी, लेकिन जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब अगर कल कोई अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मामला लोगों ने बताया वो है यहाँ किसानों के बदहाली का। किसानों की जो बदहाली है उसके बारे में गांव देहात में लोग यही बता रहे हैं कि पहले के जमाने में जो खेती, आज से 15-20 साल पहले खेती करने वाले लोग थे वो बहुत समृद्ध नहीं थे, लेकिन 5 बरस, 7 बरस, 10 बरस खेती करके आप पैसा कुछ बचाकर 1-2 कट्ठा जमीन खरीदते थे।
आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, 5 वर्ष आप खेती कीजिएगा, घर में कोई शादी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना पड़ेगा। और किसानों की बदहाली का जो 3 कारण मुझे समझ में आया, वो पहला कारण है यहाँ भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार देश के बड़े राज्यों में शायद एक ही मात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 75 साल में जमीन सुधार, भूमि सुधार को लेकर कोई काम ही नहीं किया गया। यहाँ 1/3 से ज्यादा जमीन उसकी ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है। ये जो दाखिल खारिज में आप घुसखोरी भ्रष्टाचार की बात सुनते हैं, इसकी एक वजह यह है कि पिछले 30-40 वर्षों में जमीन का लैंड रिकॉर्ड में इतना घालमेल कर दिया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस जमीन का मालिक कौन है। आपके दादाजी परदादा के नाम पर ही अभी तक रसीद कट रहा है। अब उसको आप जा रहे हैं रसीद को अपडेट कराने तो उसमें दाखिल खारिज के नाम पर आपसे पैसा मांगा जा रहा है। तो भूमि सुधार के लागू न होने की वजह से 1/3 जमीन यहाँ पर डिस्प्यूटेड है, उसका मालिकाना हक लोगों को पता नहीं है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल संसाधन के कुप्रबंधन को लेकर है। बिहार में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। करीब 50% कृषि योग्य जमीन में बाढ़ की संभावना रहती है। इसकी चर्चा हम लोग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा इसका पहलू है कि जो बाकी के बच गए 50% कृषि योग्य जमीन है, उसमें आधी जमीन या तो वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो सूखे की मार झेल रहा है, या जल जमाव का भी यहाँ बहुत बड़ा मामला है। जो नेपाल से लगते हुए जिले हैं, वहां पर नदियों के कटाव का भी मामला है। नदी का रास्ता बदलता है, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है। तो कुल मिला जुलाकर जल संसाधन में जो यहाँ दिक्कत आई है, एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ में सिंचाई की सुविधा नहर के द्वारा नलकूप के जरिए थी, तो रख रखाव के अभाव में वो घटकर 89 एकड़ रह गया है। ये भारत सरकार, बिहार सरकार का आंकड़ा है। तो भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन की व्यवस्था ठीक न होना, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, किसानों के उनके उपज का दाम नहीं मिलना। एक आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के किसानों पर है जो बताता है कि किसान यहाँ सारी परेशानी के बावजूद जो फसल उगाता है, उसको उसका दाम नहीं मिलने की वजह से हर साल यहाँ किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी धान की कटाई हो रही है, धान का आधिकारिक मूल्य 2100 रुपए से ज्यादा है, जबकि यहाँ पर किसान धान बेच रहे हैं 1600 रुपए, 1700 रुपए में। पिछले साल आपने धान बेचा है 1400-1500 रुपए में। यही हाल कमोवेश सभी फसलों को लेकर है। बिहार में गांव देहात में भी लोग कहते हैं कि पंजाब में किसान बहुत समृद्ध है। तो मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं। पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों ने बेचा है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। तो 30 से 40% कम कीमत पर लोग अपना फसल बेच रहे हैं। इसीलिए यहाँ किसानों का आर्थिक नुकसान जो प्रति वर्ष है वो करीब 20,000 करोड़ का है।